हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटनाचक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और वीडियो को कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, आखिर मुस्लिम लीग जो है इसका गठन क्यों किया गया था। क्योंकि इसके पहले क्या होता है, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हो चुका होता है। और इनको एक मतलब ऐसे जो ब्रिटिश थे, इनको एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता होती है जिसके थ्रू क्या है ये मतलब जो बंगाल विभाजन है था, बंगाल विभाजन जो कि 1905 में ये कर चुके होते हैं, तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हो चुका होता है उसको ये सही ठहरा सके। तो चलिए देखेंगे हम मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। अक्टूबर 1906 में ये आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य क्या हो, मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इनका उद्देश्य जो था, तो ये मुख्य उद्देश्य इनका यही था। ये जो केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया गया था, ये जो शिमला के मतलब मुस्लिम, ये शिमला का जो मुस्लिमों का प्रतिनिधिमंडल था, कि इससे जो है मुस्लिम जो है उनके हितों का संरक्षण हो। आगे बात करेंगे। इसी विचारण के अनुरूप ये ढाका में क्या था, संपन्न ये अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन हुआ था, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसमें ये दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन की स्वागत समिति की अध्यक्ष तथा ये राजनीतिक बैठकों के संयोजक थे। कौन? ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खान। ये मतलब यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश ऐसा मतलब ये मौका ढूंढ रहे थे। लॉर्ड मिंटो जो कि 1905 में ही आ गए थे, ये एक ऐसे मौके की तलाश में थे कि जो है जिसके द्वारा क्या है बंगाल विभाजन को सही ठहराया जा सके। तो वो मौका दे देते हैं इन्हें। कौन? ये सलीमुल्लाह खान जो कि ढाका के नवाब होते हैं, ये मौका दे देते हैं। चलिए देखते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आइए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा इन्होंने। कौन? सलीमुल्लाह खान ने। और वकार उल मुल्क जो थे इसके अध्यक्ष थे। और ये 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया इसमें। और ये मोहसिन उल मुल्क तथा कौन? वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से गठन का सचिव इसमें नियुक्त किया गया। और ये लखनऊ में जो है मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कह लीजिए, कहाँ पर? लखनऊ में बनाया गया। और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मुस्लिम लीग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। इस संगठन के जो है 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति, क्योंकि ब्रिटिश क्या थे, मतलब वो तो एक ऐसे मौके की ही तलाश में थे कि इनको मतलब जो है मुसलमानों को जो है किसी ना किसी प्रकार से जो है मतलब अपने पक्ष में किया जा सके। तो ये ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश सरकारों के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। और दूसरा उद्देश्य था यहाँ पर लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के ये राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना। वर्ष 1907 में वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का ये वार्षिक अधिवेशन होता है कराची में, तथा ये वर्ष 1908 में अमृतसर में होता है। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, जो वर्ष कब 1909 के ये मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दी जाती है इनको। और वर्ष 1908 में ये लंदन में इसकी एक शाखा जो है, किसने? सैयद अमीर अली जो थे, इन्होंने स्थापित की थी। कहाँ पर? 1908 में लंदन में। चलिए अब देखेंगे हम देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना की थी किसने? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों को ये शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसका उद्देश्य ये था कि मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। और इसी विचार को रखते हुए जो है इसमें ये क्या, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष बन जा और अध्यक्ष होते हैं कौन? ये ढाका के नवाब होते हैं सलीमुल्लाह खान। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव इसमें किया जाता है। उसके बाद ये कौन? वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें 56 सदस्यीय ये अस्थायी समिति का चयन किया जाता है।
मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से जो है संगठन का सचिव नियुक्त किया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया जाता है और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। आगा खां जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे तो वो कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान थे, जो कि ढाका के नवाब थे। नेक्स्ट है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? ये ढाका में हुई थी। ढाका में हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताएं किसकी कैपिटल? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। नेक्स्ट यहाँ पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये होती है कब? 1906 में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बात हो रही है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे कौन? आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? आगा खां थे। नेक्स्ट 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में हुआ था कहाँ पर? कराची में। 1906 में ढाका में स्थापना होती है और 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में, 1908 में कहाँ पर? अमृतसर में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो नियमित रूप से इन्होंने जो है पहला इनका हुआ था, अभी हम देख चुके हैं। पहला हुआ था कब? 1907 में हुआ था ये वार्षिक अधिवेशन कराची में, और दूसरा 1908 में हुआ था कहाँ पर? अमृतसर में। इसके बाद जो है ये मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में हुए थे। उसके बाद जो है ये दो तो वार्षिक अधिवेशन थे ये नियमित हुए थे। उसके बाद जो है इनके कोई भी अधिवेशन जो है ये नियमित नहीं हुए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन कह रहा है लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर के उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को जो है मानने से मना कर दिया था। कथन कह रहा है लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार जो थे इनको मानने से मना कर दिया था। तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है कथन। इसका कारण देखते हैं यहाँ पर क्या है। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है कि वैसा अधिकार जो है अकेली मुस्लिम लीग का ही नहीं था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर जो है उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। कि ये मुस्लिम लीग जो थी तो वो किंतु अकेले जो है केवल अपने आप को जो है मुस्लिमों के लिए संरक्षण या मुसलमानों के लिए को जो है मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली ही अपने आप को एक संस्था मानती थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बात की जा रही है कौन सा कथन सही नहीं है। देखेंगे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। पूछा जा रहा है सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर यह है कि हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए देखेंगे नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान जो थे इन्होंने इसका विरोध किया था, बिल्कुल किया था। थर्ड स्टेटमेंट है 1906 में ये गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। स्टेटमेंट कह रहा है कि 1906 में ये गठित जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी इसने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। बल्कि ये तो इसके पक्ष में थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग जो है संस्था का एक अलग संस्था बनाई जाए। देखेंगे नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के ये लॉर्ड कर्जन की जो है प्रेरणा थी, इनकी प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे ये इन्होंने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। और इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में ये कब 30 दिसंबर 1906 में ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। और इसके ये 3 उद्देश्य थे। पहला था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, और लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य जो संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना।
तीसरा था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। जब ये 1906 में लॉर्ड मिंटो, जो कि मतलब ये 1905 में ही आ जाते हैं, तो ये जो मुसलमानों का शिष्टमंडल होता है ये इनसे मिलता है, तो ये क्या करते हैं, मुसलमानों के लिए अलग एक पृथक मतलब अलग निर्वाचक वर्ग बनाने की के लिए बात करते हैं। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल क्या होता है, तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इनसे शिमला में मिलता है और शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए जो थी ये मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। और इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की जो है क्या भारत में रक्षा की जाएगी। बल्कि इसके पीछे का कारण यहाँ पर जो है ये नहीं समझ सके। कारण यहाँ पर ये था इसके पीछे का कि जो है मतलब वो किसी ना किसी प्रकार से एक ऐसे वर्ग को तलाश रहे थे जिसके थ्रू क्या है वो बंगाल का विभाजन जो हो चुका था 1905 में, उसको वो सही ठहरा सके। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक जो है एक ये लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। लंदन शाखा की स्थापना हुई थी किसकी अध्यक्षता में, तो ये हुई थी कहाँ, किसकी, अमीर अली की अध्यक्षता में। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की ये जो लंदन शाखा थी इसकी स्थापना हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये कहा था किसने, डब्ल्यू हंटर ने। किसने कहा था, डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक थी द इंडियन मुसलमान, इसमें इन्होंने लिखा था मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का क्या है, महत्तम मतलब अधिकतम बचाव होगा। अब हम बात यहाँ पर करेंगे मार्ले मिंटो सुधार टॉपिक की। देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार ये क्या था। ये वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो जो थे इनको भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है, क्योंकि कर्जन के समय में ये बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद ये लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है तथा जॉन मार्ले जो थे इनको भारत का सचिव, और इनके द्वारा ये किए गए सुधार जो थे इन्हीं को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के द्वारा ये पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें की औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है, सामान्यतः ये मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बड़ा दोष ये जो था, तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन जो है सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल जो है क्या मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय ये था कि ये मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतया पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया था, और इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। और सदियों से बनाई ये जो मतलब सदियों से ये राष्ट्रीय एकता बनाई गई थी, इसको जो है क्या एक ही चोट में इसको समाप्त कर दिया। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था इसके विषय में कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया है जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया है। इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता और मिलन की और जो है किए गए सभी प्रयत्नों को क्या है, पलट दिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। इसको पारित किया गया था कब, वर्ष 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो थे इसको 1909 में पारित किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था इसमें बात की गई थी किसकी, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, मतलब कि मुसलमानों के लिए एक अलग, ये मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल जो था इसकी व्यवस्था की गई थी। देखेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद की बीज थे वह
जिसने जो है क्या अंततः देश का विभाजन कराया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः जो है क्या किया, देश का विभाजन कराया था, तो ये था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण करना। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक के ये जीवन को विषाक्त कर दिया। अंततः क्या हुआ, देश के विभाजन की बीजारोपण का काम किया। और इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया है, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया है। इसने ये शताब्दियों से आरंभ हुई एकता तथा ये मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया है। देखेंगे नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था किसको? लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्होंने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को कहा था। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर है ये दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, क्योंकि ये जब दिल्ली दरबार मतलब हुआ था वहीं पर क्या था, तभी ये राजधानी परिवर्तन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही दिए गए हैं, इसमें देख लेंगे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो जब ब्रिटिश काल था, इसमें दिल्ली को जब मतलब ये दिल्ली राजधानी बनाई गई, उसके पहले जो है ये राजधानी थी भारत की, तो वो कलकत्ता हुआ करती थी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा ये जॉर्ज पंचम का जब भारत आगमन होता है, कब? 12 दिसंबर 1911 को। उस समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी और वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। तो यहाँ पर हमें ये मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1911 में। और इसको बनाया कब गया था? दिल्ली राजधानी बनाई गई थी कब? वर्ष 1912 में। तो ये यहाँ पर हम याद रखेंगे, क्योंकि अब पेपर का मतलब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका लेवल देख के हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है क्वेश्चन किस डीप तक पूछा जा सकता है, कितना डीपली मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी बनी, तो ये बनी कब थी? 1911 में। 1911 में घोषणा कर दी गई थी। और जबकि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब किया गया था? तो ये वर्ष 1912 में किया गया था। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत की राजधानी ये दिल्ली कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो ये कब की गई थी? वर्ष 1912 में। कब? वर्ष 1912 में। नेक्स्ट है यहाँ पर किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी? तो कब आई थी यहाँ पर, क्योंकि 12 दिया नहीं है तो हम यहाँ पर 11 ही आंसर करेंगे, 1911। नेक्स्ट है दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, एक लॉर्ड हार्डिंग। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। लॉर्ड हार्डिंग इस जो है विभ्रम के प्रभाववश क्या थे? संतुष्टिकरण विषय कार्य कर रहे थे और इनके द्वारा एक क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक जो क्या दबाया जा रहा था, परंतु शीघ्र ही उस समय जो है उसका मोह भंग हो जाता है। और जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तो उस समय उस पर जो है चांदनी चौक में बम फेंका गया था। किस पर? लॉर्ड हार्डिंग पर। नेक्स्ट देखेंगे क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। और जब ये हार्डिंग मतलब दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, राजधानी का मतलब स्थानांतरण किया गया था, तो उस समय जो है इसमें कौन इस घटना में सम्मिलित नहीं थे? तो सम्मिलित थे मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी। बाकी नहीं सम्मिलित थे तो वो भगवती चरण बोहरा नहीं इसमें सम्मिलित थे। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। हार्डिंग बम कांड जो दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी प्रसिद्ध है, इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें शामिल थे मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को इसमें गिरफ्तार किया गया था। 4 लोगों को फांसी दी गई थी तथा 2 लोगों को क्या था? 7 वर्षों के कारावास की सजा दी गई थी। और दीनानाथ जो है सरकारी गवाह इसमें बन गए थे, जबकि भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे।
इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले थे रास बिहारी बोस, जो कि जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से भी ये बच निकले थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ये जब ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था, कब? वर्ष 1912 में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। दिसंबर 1911 में ये सम्राट होती हैं जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत आगमन होता है। उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है और दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया और साथ ही क्या किया, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हो जाता है। 1 अप्रैल 1936 को जो है क्या, उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया जाता है। अब बात कर लेंगे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये हुआ था दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा ये इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे और दोनों दल जो थे इन्होंने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के प्रस्ताव में संबंध में इसमें प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया गया। यह समझौता जो था इसे ही लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि क्या हो, संवैधानिक सुधारों की जो है ये संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप ये इसमें 19 स्मरण पत्र ये 19 स्मरण पत्र में क्या था, 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों की ये समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार किया गया है। इनका रूप जो था इसमें ये साकार किया गया। उसके बाद यहाँ पर वर्ष 1916 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी किसने, अंबिकाचरण मजूमदार ने। ये दो दृष्टियों से स्मरणीय था। पहला था कि उग्रवादियों जिन्होंने ये 9 वर्ष पूर्व 1907 को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो गया, और द्वितीय था कि जो ये कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। इसमें अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक जो थे इन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ये कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से लेकर के 1922 तक का ये काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है एक मतभेद का काल रहा था। इस समय तक जो है इनमें ये मतैक्य रहा था और लखनऊ समझौता केवल एक ऐसा अस्थायी समझौता था। लखनऊ समझौता जो था तो ये एक अस्थायी समझौता था और मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद क्या था, इस समझौता हो गया था उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग जो थी उसने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा था तथा मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही थी और वर्ष 1912 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप जो है मिलकर कार्य करते रहे थे। किंतु क्या, असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो ये 1922 में असहयोग आंदोलन के साथ ही क्या था, यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना जो है पुराना रास्ता पकड़ लिया था। अब हम देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ये आयोजित किए थे कहाँ पर, लखनऊ में। कहाँ पर आयोजित किए थे, लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिकाचरण मजूमदार ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो किसने, ये एसी मजूमदार या अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे तो ये कब हुए थे, वर्ष 1916 में। कब हुए थे, वर्ष 1916 में हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे, तो प्रमुख शिल्पी जो उसमें थी कौन, एनी बेसेंट थी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
वर्ष 1916 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय रहा। जिसमें प्रथम थी कि उग्रवादियों जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व ही 1907 में को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, इसको कांग्रेस में फिर से मिला लिया गया। और जो दूसरा था, तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। इसमें अतिवादियों एवं जो उदारवादी थे, इनके पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक जो थे, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ये कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, तो ये कराया था किसने, वीजी तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, तो ये जो मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, ये था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। इसमें देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जो है ये प्रथम बार जो ये पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, इसको स्वीकार कर लिया, जो कि मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। और डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए इन्होंने लिखा था कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा ये लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने जो है वस्तुतः वह नींव डाली, जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति जो थी, इसमें यह सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। देखेंगे नेक्स्ट है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था, तो वो वर्ष था जब पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई। कौन सा, वर्ष 1916, लखनऊ समझौता। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, तो ये समय रहा था वर्ष 1916 से लेकर के 1922 तक का। ये सब अभी देख चुके हैं। देखेंगे इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था या लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने ही की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था, तो ये अवगत कराया गया था यहाँ पर किसमें, जो कि ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अब हम देख लेंगे होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा, होम रूल लीग आंदोलन। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं ये सितंबर 1916 में एनी बेसेंट, इन्होंने अपनी अपनी होम रूल की स्थापना की थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और अप्रैल और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक जो थे, तो इन्होंने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। उसके बाद ये तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के ये प्रथम अध्यक्ष जो थे, तो ये कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा थे, तथा सचिव थे कौन, एनसी केलकर। जबकि एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित लीग के सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया था। तिलक की लीग जो थी, उसके जिम्मे कौन कौन से क्षेत्र थे, तिलक की लीग जो थी, तो उसके जिम्मे थे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़ करके, मतलब महाराष्ट्र का ये जो मुंबई क्षेत्र था, इसको छोड़ करके मध्य प्रांत एवं बरार थे। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए थे। ये दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया था, क्योंकि एनी बेसेंट के जो मतलब शब्दों में उनके तिलक के जो है, तिलक के कुछ समर्थक जो हैं क्या मुझे पसंद नहीं करते हैं, और मेरे कुछ समर्थक जो हैं उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। होम रूल लीग आंदोलन जो था, ये होम रूल आंदोलन
के दोनों नेताओं एवं ये जो दोनों नेता थे कौन, तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब जो है मतलब ये स्वराज का जो अर्थ था तो एक ही जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर जो था क्या ये उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसी मतलब ये जो मतलब गोरों से यहाँ पर अंग्रेजों की बात हो रही है, अंग्रेजों द्वारा शासित ये डोमेनियन दर्जा प्राप्त अन्य जो ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, ये कहाँ पर, जिसे कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में थी। और होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र ये कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें क्या था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रख करके धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा ये सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध जो जब हुआ था तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा था। वर्ष 1916 का ये लखनऊ अधिवेशन जो था तो होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसमें कुछ लोगों ने कांग्रेस, जिसे कुछ लोगों ने जो ट्रेन मतलब आरक्षित की गई थी उसे कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल इसको कहा था। बेसेंट की लीग के संगठन जो थे, ये बेसेंट जो मतलब यानी बेसेंट थी, इनकी लीग के संगठन मंत्री जो थे तो कौन, जॉर्ज अरुंडेल थे। और लीग के हर सदस्य से कहा गया था कि लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की जो क्या है हर संभव मतलब कोशिश करें। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब, 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की जो और कर्नल थे ओलकॉट ने की थी। एनी बेसेंट ये 1889 में इसकी सदस्यता बनी थी, कब, 1889 में ये इसकी सदस्यता बनी थी, कौन, एनी बेसेंट। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, इसको आरंभ किया था किसने, एनी बेसेंट ने। किसने सर्वप्रथम आरंभ किया था, एनी बेसेंट ने, अप्रैल में। नेक्स्ट है वर्ष 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व किया था किसने, तो ये किया था तिलक और एनी बेसेंट ने। किसने किया था, तिलक और एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है यहाँ पर एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही थी, एनी बेसेंट जो है ये मुख्यतः संबंध रही थी किससे, तो ये गृह शासन आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। एनी बेसेंट मुख्यतः जो ये गृह शासन या होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल की स्थापना की योजना मुख्यतः किसने, एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। और होम रूल आंदोलन की व्याख्या जो है ये 2 जनवरी 1914 को अपने जो ये कॉमनवेल्थ इनका पत्र था एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रख करके धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा ये सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है जो काफ़ी लोकप्रिय रहा था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था कौन सा, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो ये स्थापना में शामिल थे कौन, बाल गंगाधर तिलक, एम सुब्रमण्यम अय्यर, और एनी बेसेंट नहीं शामिल थे तो कौन, टीएस ओलकॉट। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। टीएस ओलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। तिलक ने ये अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया था। और ये सुब्रमण्यम अय्यर भी जो है एनी बेसेंट की होम रूल की इसकी स्थापना से संबंधित थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो ये जो नहीं जुड़े थे तो वो नहीं जुड़े थे कौन, सीआर दास। नेक्स्ट है यहाँ पर किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे, तो ये कर सके थे कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर होम रूल आंदोलन के, ये होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसमें देश के सामने जो है ये मतलब ये स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी गई थी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। होम रूल आंदोलन के जो दोनों नेता मतलब थे तिलक और एनी बेसेंट, इनकी निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो है स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए।
देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा असत्य है। यहाँ पर ऑप्शन जो मतलब दिए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा यहाँ पर असत्य है, क्या क्या बातें वहाँ पर मतलब की गई थी। तो मूलतः जो था होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना किसने, एनी बेसेंट ने बनाई थी। और स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ कब, 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका थी इनकी कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू होता है। और इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और ये राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया था। और इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल जो लीगों की स्थापना की गई थी। दोनों लीगें जो थी तो ये एक दूसरे की पूरक थी। और अप्रैल 1916 में तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने होम रूल लीग स्थापित की। तिलक की लीग जो थी तो ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये जो बम्बई वाला हिस्सा था इसको छोड़ करके मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित था। और बाकी जो देश के हिस्से थे इसमें एनी बेसेंट की जो लीग थी इसके जिम्मे थे। बेसेंट की लीग का संगठन मतलब बहुत ढीला था, कोई भी मतलब 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे। जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था, सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र जो थे निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना कभी विलय नहीं किया था, क्योंकि के बात यहाँ पर क्या थी, बात यह थी कि एनी बेसेंट के कुछ समर्थक जो है तिलक को मतलब पसंद नहीं करते थे और तिलक के जो कुछ समर्थक हैं वो उनको नापसंद करते थे। तो इसलिए वो कभी मतलब आपस में उन्होंने कभी विलय नहीं किया था, बल्कि तिलक और जबकि बेसेंट के बीच कोई झगड़ा नहीं था। देख लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था, तो इनका जो है कभी भी आपस में विलय नहीं किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो फेबियन आंदोलन जो है इसके प्रस्तावक कौन थे, एनी बेसेंट थी। वर्ष 1847 से लेकर के 1933 में ये फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी कौन, एनी बेसेंट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एनी बेसेंट के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। पहला है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एनी बेसेंट जो थी ये होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी लेकिन ये इसकी संस्थापिका नहीं थी। तीसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार ये अध्यक्षा थी, बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। हालांकि इसमें तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहे थे। और होम रूल आंदोलन जो था इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट थी, इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 की जो है प्रथम महिला अध्यक्षा इनको चुना गया था। और थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेट जो है ये ब्लावेट्स्की तथा कर्नल अलकाट थे, इन्होंने की थी। और एनी बेसेंट इसमें कब, ये 1889 में इसकी सदस्य मतलब इसकी बनी थी, बाकी इनकी जो है इन्होंने स्थापना नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1920 में 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था। तो ये रखा था ऑल इंडिया होम रूल लीग। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये होम रूल आंदोलन जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा 1916 में की गई थी। तिलक की इंडियन लीग जो थी इसमें शामिल थे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई वाला क्षेत्र छोड़ के मध्य प्रांत और बरार 6 शाखाओं तक सीमित था। जबकि बाकी जो देश के हिस्से थे वो एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे थे। लीग का उद्देश्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके जो है स्वराज सभा या असेंबली रखा था। और इसके आगे का जो है ये मतलब टॉपिक रह गया था, इसके आगे का टॉपिक जो ये गांधी जी एवं उनके जो प्रारंभिक आंदोलन थे ये सभी टॉपिक हम कर चुके हैं। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री
के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाकर वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।